नमस्कार, आप सबों का स्वागत है द फॉलोअप के इस लाइव में। आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे हम में से हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस सेलिब्रेशन में हम सभी उन डॉक्टरों का धन्यवाद भी कर रहे हैं जिन्होंने कोविड के दौरान हमारी मदद की, इलाज किया, लाखों करोड़ों ज़िंदगियाँ बचाई और बहुत किसी की स्थिति में सुधार आया। हम महामारी के जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिन तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, ऐसे में डॉक्टरों को थैंक यू कहना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए द फॉलोअप के दफ्तर में मेरे साथ आज डॉक्टर अजीत हैं जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं और साथ ही पोस्ट कोविड के ओपीडी इंचार्ज हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई आपको भी। थैंक यू। फॉलोअप परिवार ने मुझे ये सम्मान दिया आज यहाँ बुलाकर डॉक्टर्स डे पे एक डॉक्टर को प्रतीक के रूप में सम्मानित करके एक पूरे समाज को, डॉक्टर समाज को, चिकित्सक समाज को एक मैसेज गया कि हाँ हम भी समाज के एक अभिन्न अंग हैं। इसलिए थैंक्स दी फॉलोअप। चलिए, अभी जब मैं ये लाइव में हम और डॉक्टर साहब जुड़े हैं, डॉक्टर अजीत जुड़े हैं, आप सभी से गुजारिश है कि डॉक्टर्स डे पर एक तो कोविड को लेकर तमाम चर्चाएँ हो चुकी हैं और जिस पर बातचीत होनी जरूरी, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि एक डॉक्टर कैसे जीता है। और जब हम और आप एक महामारी से जूझ रहे थे और हमारी कोशिश थी कि हम अपनी जान बचाएं, तो इनकी कोशिश थी कि दूसरों की जान बचाएं। ऐसे में इनका व्यक्तिगत संघर्ष भी किस तरह का रहा और डॉक्टरों की ज़िंदगी किस तरह प्रभावित हुई, उस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। जो सवाल आपके मन में आए, द फॉलोअप के दर्शकों के मन में आए और लगे कि उन पहलुओं पर बात होनी चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मेरे पास फ़ोन है, मैं कमेंट्स पढ़कर आपके सवाल को भी ज़रूर डॉक्टर साहब से पूछूंगा। डॉक्टर अजीत, कोविड के दौरान एक सबसे बड़ा 100 साल के बाद सबसे बड़ा महामारी हम लोगों ने देखा और लाखों लोग प्रभावित हुए, लगभग हर इंसान प्रभावित हुआ है, कई लोगों की जान भी गई है। एक बुरा वक्त तो पूरे समाज के लिए रहा है। बिल्कुल। आप लोग की ज़िंदगी किस तरह से प्रभावित रही और क्या कुछ देखना पड़ा एक डॉक्टर के अलावा भी आपको? देखिए, हम भी इसी समाज के अंग हैं और हमारी भी भावनाएं वैसी ही हैं जैसे हम बाकी लोगों की, आपकी और बाकी लोगों की है। हम भी परिवार से वैसे ही जुड़े हुए हैं। हमें भी मौत से उतना ही डर लगता है और मौत को देख के हम भी विचलित होते हैं और हर एक मरीज जिसको हम खोते हैं वो हमारे लिए बहुमूल्य होता है। तो जितना उनके परिजनों को लगता है, ये जान लीजिए उससे एक पैसा कम हमें दुख कम नहीं होता, उनसे उनके बराबर ही होता है। हमने हर उस मरीज के लिए अफसोस ये जाहिर किया है जो मरीज हमारे यहाँ भर्ती हुए और उनको हम बचा नहीं पाए। और आज डॉक्टर्स डे पे आपके माध्यम से सबसे पहले मैं उन मृत आत्माओं को, उन शहीद डॉक्टरों को, उन शहीद चिकित्सा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो आज हमारे बीच नहीं रहे इस कोविड के दौरान। उसमें लगभग 40 डॉक्टर झारखंड के हैं और पूरे देश में कम से कम 700 से ज़्यादा डॉक्टर हैं। और मैं वैसे पारा मेडिकल कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने कोरोना से लड़ते हुए अपनी जानें गंवा दी। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह कारगिल वार हुआ था उस समय भी लगभग 800,000 ऑफिसर्स मारे गए थे, तो आज हम लोगों ने भी 700 के आसपास डॉक्टर्स खोए हैं जो कि एक बहादुर ऑफिसर ही कहे जाएंगे। और जिस तरह योद्धा बॉर्डर पे लड़ते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उस तरह इस बार हम लोग सिविल वार लड़ रहे थे अगेंस्ट। बंदूकें नहीं बल्कि आला था या डॉक्टर के वेंटिलेटर थी हमारे यहाँ, वो सब कुछ था। अच्छा, व्यक्तिगत जीवन प्रभावित कैसा? जैसे सुबह से क्या जर्नी रहता था, सुबह कितने बजे आना है, कितने फ़ोन कॉल्स आप लोगों को आते होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आते होंगे, कितने लोग रिक्वेस्ट करते होंगे, गिड़गिड़ाते होंगे किसी तरह जान बचा लीजिए, कितना मुश्किल रहा वो आपका व्यक्तिगत जीवन भी? क्योंकि सुबह आप उठते हैं और शाम तक आपको फिर वहीं रहना है, उन लोगों को तड़पते देखना है, परेशान होना है, फिर घर नहीं जाना है क्योंकि आप कोविड से संक्रमित हो सकते हैं। कैसा रहा ये, इसको थोड़ा बताइए ना, किस तरह से रहा? देखिए, मौतें तो विचलित हमें भी करती थी। जब शुरू में ड्यूटी लगाई गई तो रात की ड्यूटी थी, नाइट शिफ्ट में मेरी ड्यूटी लगी थी और मैं रात में 9 साढ़े 9 के आसपास सदर अस्पताल पहुंच जाता था। रात में? हाँ, रात में। और जब मैं एंटर करता था तो फिराया लाल सजना चौक से लेके हमारे सदर अस्पताल के अंदर तक एम्बुलेंस की लाइन लगी रहती थी और उसमें सारे मरीजों को दरवाजा खुला रहता था। उनके मुंह पे मास्क लगा होता था और वो ऑक्सीजन लेते थे, हाँफते थे, तो उनको देख के घबराहट और बढ़ जाती थी कि बाप रे ये क्या कंडीशन हो गया। उसके बाद जब मैं अंदर वार्ड में घुसता था तो रास्ते में सारे ये लिफ्ट तक व्हील चेयर पे मरीज बैठे हुए होते थे, उनको ऑक्सीजन मास्क लगा के सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जा रहा होता था। तो ये सारी चीज़ें जब एंट्री के समय ही आपको दिख रहा है कि आपके लोग ऐसे तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के बिना, तो आपकी मनोदशा क्या होगी आप खुद सोच सकते हैं।
तो विचलित तो हम सभी होते थे। उसके बाद फिर जाते थे, लेकिन वो लगता था कि इतने मरीज हैं, इनको ठीक करना है भैया, कुछ तो करना है, मेरे पास रात भर का समय है। मैं जाता था तुरंत से पीपी पहन के अपने जो भी, ऐसा भी हुआ था आप लोगों को बताना चाहूँगा, शुरू के 2 दिन एक भी नर्सेज नहीं थी कुछ कारण से, और मैं अकेला 4th फ्लोर पे 100 मरीजों को नर्सिंग भी किया और दवाई भी दिया, प्रेस्क्राइब भी किया, बेड भी दिया, सारा काम किया था। उस समय मैं अकेला डॉक्टर था क्योंकि मेरा को डॉक्टर दुर्भाग्य से इन्फेक्ट हो गए थे। तो ऐसा भी दिन आया था। उसके बाद रात भर हम लोग काम करते थे, और इस बीच में बहुत सारे ऐसे मरीज थे जिनसे हमारी बातचीत के दौरान लगता था कि नहीं, इनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। तो उनको मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता था कि ठीक है, मैं घर भी चला जाऊं तो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। तो उसके बाद जब सुबह 7 बजे मैं घर वापस चला जाता था, और इस बीच मैंने एक काम किया था, क्योंकि ये पिछले कोविड के दौरान ही मैं सीख गया था। अब मेरे जो बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, उनको और अपनी वाइफ को मैं अपने से अलग कर दिया था, उनको उनके मायके भेज दिया था। तो मैं अपने रूम में अकेले रहता था, अटैच बाथरूम में, बिल्कुल अलग है। बाकी मेरी सिस्टर रहती है मेरे साथ, और मेरे बाकी लोग हैं, वो लोग खाना हमको दे देते थे, रूम के बाहर लेके खा लेना है। तो वहाँ मैं जाता था, अब नहा के जैसे ही सोने जाता था, कोई ना कोई मरीज मैसेज करता था, सर अभी ये दवाई चलाना है, नहीं चलाना है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। तो कितना लीटर ऑक्सीजन दें, अभी उसका SpO2 लेवल 92 है, बढ़ाएं कि घटाएं कि उतना ही रखें, ऐसा। फिर बोलता था कि सर खोलने वाला मशीन नहीं है, ये नहीं है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे इनिशियल डेज में, तो उन सबों को अटेंड करना होता था। और जब पोस्ट कोविड OPD का मैं इंचार्ज बना, तो हुआ कि भैया आप मरीज को कैसे कीजिएगा, अभी तो लॉकडाउन है, मरीज आपके पास आ भी नहीं सकता है। तो मैंने आगे बढ़ के अपना नंबर जारी किया कि इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि फ़ोन कॉल रेस्पॉन्ड नंबर आपने जारी कर दिया? जारी किया मैंने खुद से, अपना नंबर सदर प्रशासन से पूछ के जारी किया। और उस पोस्ट कोविड OPD काउंसलिंग हो या ट्रीटमेंट हो, मैंने वीडियो कॉल के माध्यम से करना शुरू किया, और इससे काफ़ी फायदा हुआ। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले बार रिम्स में पोस्ट कोविड OPD पिछले वेव में खुला था, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। लेकिन इस बार ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स सदर अस्पताल के पोस्ट कोविड OPD में मिला, और इससे हम उत्साहित होकर मरीजों की काफ़ी अच्छा सेवा कर पाए। दूसरी बात जो आपने बोला कि आपका रूटीन के बारे में मैं बताना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब जाता था मैं तो नाश्ता करके सो जाता था नहाने के बाद। उसके बाद लंच लेने के लिए उठने की हिम्मत नहीं बचती थी। पीपी पहनने के बाद आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप ड्राई हो जाते हैं, पानी इतना निकल जाता पसीना कि इतनी थकान होती थी कि मेरे घर वालों को साफ इंस्ट्रक्शन था कि कोई मेरा दरवाज़ा नॉक नहीं करेगा। मैं अंधेरा करके रूम में सोने की आदत है, बिल्कुल अंधेरा करके सोता था। और शाम के 6-7 बजे जब मैं उठता था, उस बीच में जो भी मैसेज आया, फ़ोन आया, उसका रिप्लाई करना था। लेकिन दोपहर का खाना मैं लगातार स्किप करता था क्योंकि नींद सोना होता। हाँ, और उसके बाद 7 बजे फिर उठ के खाना खा के फिर दोबारा वही एकदम रूटीन लाइफ हो गई थी कि भैया आपको उठना है, हॉस्पिटल दौड़ के चले जाना है। और कहीं से हमें ये नहीं लगता था कि हम थक रहे हैं। भगवान ने एक ऊर्जा हम डाल दी थी लगातार सेवा करने की, और अभी भी बता रहे हैं, अभी भी हमारे चैलेंजेस कम नहीं हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत अपने नॉर्मल सर्जरी शुरू कर दी, जो रूटीन सर्जरी होती है, और साथ ही साथ मैं पोस्ट कोविड OPD का इंचार्ज अभी भी हूँ। तो एक चैलेंजिंग लाइफ है, लेकिन घर वालों के सपोर्ट से मेरी दीदी ने सबसे अच्छा बात बोला था कि इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाया है। तो वो एक एनर्जी के तौर पे काम किया कि नहीं भैया देखो, जब घर वाले बोल रहे हैं कि तुमको करना है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। मेरे भाई ने बोला था कि ये बॉर्डर वार सिचुएशन है, तुम लोगों को फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह लड़ना चाहिए। वही हम लोगों ने मिलकर एक टीम वर्क की तरह काम किया, और आज सदर अस्पताल रांची ने एक अपनी पहचान बनाई है कोविड काल में, पूरे रांची में, पूरे झारखंड में। कितने फ़ोन कॉल्स लगभग आया था जब आपने अपना नंबर जारी कर दिया? कितने फ़ोन कॉल्स दिन भर में अटेंड करने पड़ते थे? क्या सिचुएशन था? ये पोस्ट कोविड OPD वाले कॉल्स जो थे वो कम से कम 20 से 25, और आपको विश्वास नहीं होगा कानपुर से भी फोन आया था। कानपुर से? उसमें सोशल मीडिया, अभी डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे मीडिया का भी बहुत अच्छा योगदान था कि आप लोगों ने उसको इस तरह से प्रचार किया मेरे नंबर को कि हर एक मरीज के पास पहुंच गया। एक कानपुर के सम गुप्ता जी थे, उन्होंने मुझे अपने पिताजी के लिए बहुत फ़ोन किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे इलाज से वो संतुष्ट हुए, और उन्होंने अपने धन्यवाद, और मुझे इनवाइट भी किया कि सर आइए। गुजरात के भी एक मरीज ने मुझे बुलाया कि सर आप जब भी गुजरात आइएगा मैं घुमाऊंगा। यहाँ से फ़ोन से आप उन लोगों को प्रेस्क्राइब कर पा रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा,
अच्छा, इस दौरान चूँकि आप कई लोगों से जो मरीज लोग हैं उनको पैनिक करते हुए भी देखे, और कुछ लोगों का बहुत हैप्पी। एक मुझे याद है, एक वीडियो हुआ था एक लड़की का जो कि लव यू जिंदगी गाने पर जो डांस कर रही थी बेड पे बैठे बैठे, बाकी बाद में उनके देहांत हो गई थी। इस तरह के वाक़ये भी आपके साथ हुए होंगे, कुछ लोगों से बहुत लगाव हो गया होगा, या कुछ लोगों का व्यक्तिगत रूप से जान गए होंगे भाई इस मरीज़ का। और आज डॉक्टर्स डे है, तो उनमें से कई लोगों के फ़ोन या मैसेजेस आपको व्हाट्सएप पर आ रहे होंगे। कार्ड्स, पहले तो कार्ड्स भेजा जाता था, आज से 100 साल पहले डॉक्टर डे मनाया जाता था, अब तो वो ज़माना नहीं रहा। तो किस तरह के मैसेज आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग आप? देखिए, एक मरीज जो हमारे लिए उदाहरण के तौर पे साबित हुआ है, पुरुषोत्तम कुमार, जो बिहार के नवादा के रहने वाले थे। 56 दिनों तक सदर अस्पताल में जिनका इलाज चला, सदर आईसीयू में, और 25 दिनों तक वो वेंटिलेटर पे रहे। वो काफ़ी कम एज के थे, उनकी हार्डली उम्र 32-34 साल हो रही थी, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो जब भी हम जाते थे वो वेंटिलेटर पे थे, तो उनकी आंखें मुझे आशा भरी नज़रों से देखती थी। मुझे लगता था इस मरीज़ को किसी भी तरह बचाना है, और अंततः हम लोग बचा लिए। सुकून मिलता होगा इन चीज़ों से? बिल्कुल लगता होगा किसी, चूँकि जो कहा जाता है कि डॉक्टर जो भगवान होते हैं धरती के, तो वो जस्टिफाई हुआ था किस तरह किसी के जीवन रक्षा कर सकते हैं। भगवान तो बिल्कुल हम लोग नहीं हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान इस बार साबित हुए हैं। बिल्कुल इस बार अच्छा इंसान हम लोग साबित हुए हैं। अच्छा, इस दौरान सरकार की तरफ से जिस तरह के प्रयास किए जा रहे थे, एक तरफ तो लोग पैनिक कर रहे थे, खबरें चल रही थी, ये सब कुछ माहौल क्या काम पे असर डाल पा रहा था? क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे थे इन चीज़ों को होते हुए, तो जो यूजुअल रूटीन होता है जिस तरह डॉक्टर्स काम करते हैं, क्या वो संभव हो पा रहा था? देखिए, इस बार जिला प्रशासन से काफ़ी सपोर्ट हमें मिला था। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई थी, पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई थी, काफ़ी अच्छा बैरिकेटिंग गेट ये वगैरह बनाया गया था, और सारे मरीजों के लिए खाने की व्यवस्था की गई थी। सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, पिछले बार से काफ़ी व्यवस्थित इस बार सारा कुछ था। और सरकार भी काफ़ी सचेत रही, और जो भी अफवाहें उड़ती थी उसे तो तत्काल रोक दिया जाता था। लेकिन एक चीज़ अभी भी मैं लोगों को बोलूँगा, थोड़ा जागरूक बनने की ज़रूरत है। हर चीज़ के लिए डंडा चलाना ना पड़े सरकार को। लॉकडाउन के बिना भी हम लोग जी सकते हैं, बस यही है कि आप सिविल एटिकेट्स को फॉलो करें। जो भी गाइडलाइंस है हाइजीन का, चाहे सेफ डिस्टेंस का, सोशल डिस्टेंसिंग मैं नहीं बोलता हूँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए। एक दूसरों को मदद कीजिए। हाँ। ऐसा भी एक एग्जाम्पल आया, जो एक बूढ़ी माता जी को उनके अपने परिजनों ने छोड़ दिया, और हम उन्हें ओल्ड एज होम भेज रहे थे। जैसे ही मैंने अपने सदर DCH ग्रुप में उनका फोटो देखा कि ये ओल्ड एज होम जा रही है, मैंने उसी समय रन किया, और उसमें मुझे फॉलोअप का काफ़ी सहयोग मिला था। वो तेलुगु बोलने वाली महिला थी। जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पे डाला, फॉलोअप ने उसे इतना स्प्रेड कर दिया कि 2-3 घंटे में मुझे उसके रिप्लाई आने लगे कि सर ये रेलवे कॉलोनी में रहती है, इसका बेटा है, दामाद है रेलवे में। फिर रेलवे के PRO का भी फ़ोन आया कि हम इसमें हेल्प करेंगे। फिर सुबह सुबह तक उस दादी माँ की नतनी ने भी फ़ोन किया कि ये मेरी नानी है, हम लोग इनको लेना चाहते हैं। और देखिए, मीडिया का और जनता का अवेयरनेस ही था कि 12 घंटे से कम उन्हें ओल्ड एज होम में रहना पड़ा। 12 घंटे के अंदर वो सकुशल अपने घर चली गई। वो खबर हम सभी को याद होगा, जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी जरूर याद होगा। तो क्या इन लोगों से, जो लोग ठीक हुए, या फिर ये दादी की जो बात कर रहे हैं, नानी की बात कर रहे हैं, आज के दिन बधाई मैसेज किस तरह के आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बहुत सम्मानित पत्रकार हैं रांची के, इंग्लिश न्यूज़पेपर के, उनकी वाइफ का मुझे मैसेज आया है। बहुत भावनात्मक मैसेज है, बहुत दिल को छूने वाला है कि आपने मेरे पति की जान बचा ली, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। ऐसे सैकड़ों मैसेज है। पुरुषोत्तम कुमार के भाई ने मैसेज किया कि मेरा पूरा गांव, बिहार का नवादा का गांव, आपको आज भी भगवान मानता है। तो ऐसे बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। ये भी तो उपलब्धि की तरह होगा, नहीं कि बिल्कुल उपलब्धि नहीं। इस बार डॉक्टर्स डे पे हमारे लिए रियल सम्मान वही है। आप लोग सम्मानित कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन जिसका परिवार बच के गया, जिसका भाई बाप बेटा बच के गया, वो दिल से जो मैसेज भेज रहा है ना, वो कहीं से किसी भी बड़े मतलब नोबेल प्राइज से कम नहीं है हमारे लिए। ये बहुत अच्छी बात है। 1-2 सवाल हम लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गोपाल दास हैं, ये भाई पूछ रहे हैं कि मुझे सोने या बैठने में कमर में अकड़ जैसा महसूस होता है। सोने से पहले अगर कमर नहीं घबराते हैं तो नींद नहीं आती है, इसके लिए मैं क्या करूं? कुछ बता सकते हैं क्या आप? कमर में दर्द होता है? हाँ, तो देखिए, बेसिकली उनकी उम्र क्या है, वजन क्या है, और उनको कोई कोमॉर्बिड डिजीज है कि नहीं, ये सारा चीज़ जानने के बाद हम लोग उस पर
फिजियोथेरेपी बेसिकली जो मैं पहली नज़र में समझ पा रहा हूँ, इसमें फिजियोथेरेपी काफ़ी कारगर साबित होगी और कुछ दिनों तक इन्हें पेन किलर्स लेने होंगे, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं। मसल रिलैक्सेंट 3-4-5 दिनों तक लें और फिजियोथेरेपी करेंगे तो इससे काफ़ी इनको आराम मिलेगा। इसके लिए रिम्स में, सदर अस्पताल में भी फिजियोथेरेपिस्ट है, वहाँ आएंगे तो पोस्ट कोविड ओपीडी के बगल में ही चलता है, वहाँ पे इनको एक्सरसाइज करना सिखाया जाएगा, उससे काफ़ी आराम मिल जाएगा। गोपाल दास जी, आपका सवाल का जवाब मिल गया। अगर आप चाहें तो ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग थर्ड वेव के ठीक पहले की बात हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये एंटिसिपेट किया गया कि आना ही टाल नहीं सकते हम थर्ड वेव को, और ये बच्चों पर असर पड़ेगा। क्या तैयारियां हैं सदर अस्पताल सहित पूरे रांची में, उस पर थोड़ा बताएं कि किस तरह तैयारियां हो रही हैं और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, जब सेकेंड वेव आया तो ये कहा गया कि कहीं ना कहीं से हम लोग कुछ लेट जागे, देर से जागे, इसलिए इस बार कैजुअलिटी ज़्यादा हुई, लोगों की मौतें ज़्यादा हुई। और मुझे लगता है इस बार हम लोग पहले जाग गए हैं, तो अच्छी बात है। होता है ना कि एक स्टेप पहले आप चल जाइए, प्रोएक्टिव होना ज़्यादा अच्छा है लेट एक्टिव होने से। इस बार झारखंड सरकार काफ़ी अच्छा तैयारी कर रही है और हम सदर में खुद देख रहे हैं कि 3rd फ्लोर को HDU बनाया गया, जहां हमारा सर्जरी फ्लोर था, और वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा प्ले स्कूल टाइप का सारा इंतजाम है, पेंटिंग, ये सारा कुछ है, तो काफ़ी अच्छी तैयारी है। इस बार वेंटिलेटर भी हमारे पास सारे अच्छे फंक्शनल हैं और ट्रेनिंग भी सरकार अपने स्तर से दिलवा रही है, जो भी मेडिकल ऑफिसर्स है उनको, बच्चों के लिए स्पेशली। तो भगवान न करे 3rd वेव आए, अगर आएगा तो हम उसे टैकल करने के लिए तैयार हैं। ये तो प्रशासन की बात, सरकार की बात, आम इंसान जो लोग देख रहे हैं वो क्या करेगा? थर्ड वेव आने वाला है। देखिए, सचेत रहना बहुत, मतलब आंख नाक कान एकदम खोल के रखना है, आपको एकदम ऑब्जर्व करना है, क्योंकि सडनली वेव जो आता है वो सडनली आता है, पूरा फैल जाता है सोसाइटी में। इसलिए अभी भी आप वो जितने भी लक्षण हम उस कोविड वेव में देखते आ रहे हैं, अभी तक सभी लोग जान गए हैं, बुखार लगना, खांसी होना, ये जो भी थकावट आना, ऐसे लक्षण अभी भी आपके बच्चों को आए तो तुरंत अपने नज़दीक के पीडियाट्रिशियन से मिले, बच्चे के डॉक्टर से मिले, चाहे जो भी डॉक्टर उपलब्ध मिले, क्योंकि बच्चों को भी इस वेव ने नहीं छोड़ा है, इसलिए बच्चे इम्यून नहीं है, बच्चों को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए अलर्ट रहें और जो एटिकेट्स है, जो कोविड प्रोटोकॉल्स है, उसको फॉलो करें, हाइजीन मेंटेन करें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, हैंड हाइजीन करें और मास्क जरूर लगाएं पब्लिक प्लेसेस पे जब भी घर से बाहर निकले तब। कोरोना के बाद से जो है कुछ लोगों की नींद गायब हो गई है और पूरी रात बीत जाती है, सो नहीं पाते हैं, बहुत लोगों को वीकनेस भी हो रही है, जो पोस्ट कोविड लक्षण दिख रहे हैं। और वीकनेस तो बहुत अधिक होती है, चलने फिरने में समस्या आती है, नींद नहीं आती, थकावट होती है, इनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये इंसोम्निया का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और जो मैंने पोस्ट कोविड ओपीडी बताया जो हमारे सदर अस्पताल में चल रहा है, पहला सरकारी अस्पताल है सेकेंड वेव में जहां पोस्ट कोविड ओपीडी खुला। इसमें सरकार ने मेरे साथ दो साइकोलॉजिस्ट और एक साइकाट्रिस्ट की ड्यूटी भी लगाई है, जिनका मेन काम यही है, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे स्लीप हाइजीन डिस्टर्ब हो रहा है, इंसोम्निया जिसको कहते हैं नींद नहीं आ रही है, लोग 2:30-3 बजे तक हम फोन कर रहे हैं कि सर मुझे नींद नहीं आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव करना। इसके लिए 2-3 टिप्स जो वो हमारे साथ बैठते हैं साइकोलॉजिस्ट, वो बताते हैं, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हम लोग जनरली बोलते हैं कि अपने पास मोबाइल ना रखें, सोने से पहले आधा 1 घंटा पहले मोबाइल यूज़ बंद कर दें, उसको दूर रखें। टीवी जिस रूम में उस रूम को यूज़ ना करें, टाइम से सोने का आदत डालें और अपना जो फूड हैबिट है उसको भी सुधार लें और सोने से 1.5-2 घंटा पहले खाना ले लें, ऑयली स्पाइसी फूड ना लें, सोने से 1.5-2 घंटा पहले चाय कॉफ़ी बिल्कुल ना लें। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ शाम के 6 बजे के बाद चाय कॉफ़ी ना लें, तब आपका स्लीप हाइजीन काफ़ी इंप्रूव करेगा। और उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत होगी तो आज भी हमारा पोस्ट कोविड ओपीडी रन कर रहा है, वहाँ 2 साइकोलॉजिस्ट 1 साइकाट्रिस्ट मेरे साथ हैं, वो लोग आपको मदद करने के लिए अक्सर तैयार हैं। ठीक है, यानी जो लोग कोरोना से उभरे हैं, ठीक हुए हैं और इसके बावजूद लक्षण इस तरह के दिख रहे हैं, चाहे नींद नहीं आना या वीकनेस होना, तो एक तो जो डॉक्टर साहब ने बताया वो तो ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप रांची के आसपास है तो रांची में आकर सदर अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, साइकेट्रिस्ट के साथ आपको बाकी सुविधाएं भी दी जाएंगी। उसमें 2 चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो साइकेट्रिस्ट बताती है, वो है एरोमा थेरेपी। सोने से पहले आप कोई अच्छा अगरबत्ती भी रूम में जलाएं, उससे भी अच्छी नींद आती है। और दूसरा वो लोग बताते हैं कि म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक सुने, तो ये 2 चीज़ मैं ऐड करना। म्यूजिक का तो ये है कि सुनने से नींद अच्छी आती है,
या अगर आप काम वाम करते हैं थकते हैं तो शायद उससे भी नींद जल्दी आ जाए कई लोग। अभी देखिए प्रॉब्लम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हमारा लाइफ नॉर्मल बिल्कुल नहीं रह गया। हम घर में रह रहे हैं, एक चार दीवारी के अंदर बंद है, अगर थोड़ा बहुत निकल भी पा रहे हैं तो वैसा नहीं। पहले हमारा रूटीन लाइफ अलग होता था, पार्टी सोशल लाइफ अलग होता था, हम लोग सोशल गैदरिंग्स में जाते थे। इन सब चीज़ों से हम कट गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा एक साइकोलॉजिकल जो मेंटल इफेक्ट हुआ है इस सभी लोगों का, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स का नहीं, सभी लोगों का हुआ है। ठीक है, और कोई सवाल उस तरह से तो नहीं है। बताइए कि इस पूरे दौरान, कोविड के दौरान और जब उभरने लगे, क्या अभी परिवार से मिलना शुरू कर चुके हैं आप लोग? हाँ, अब जब मुझे पोस्ट कोविड ओपीडी में डाला गया तब मैंने अपने बच्चों और अपनी वाइफ को अपने साथ ले आया हूँ, और अब हम लोग थोड़ा सा अब हाइजीन ये सब मेंटेन करके अब घर वालों के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ एक भी पॉजिटिव मरीज है भी नहीं सदर अस्पताल में। ये मैं आपके माध्यम से बड़ी अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी हमारे पास सिर्फ 5 मरीज हैं, जिसमें से एक मरीज को हम लोग रेफर कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है। बाकी जो 4 मरीज हैं 100% सेफ हैं। तो जो मैं प्रेयर करता था कि रांची सिंगल डिजिट में आ जाए, वो प्रेयर मेरी भगवान ने सुन ली है। अब मैं बस यही प्रेयर करता हूँ कि 0 डिजिट में आ जाए पूरा झारखंड और भारत। हाँ, ये उम्मीद हम भी कर रहे हैं और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल थर्ड वेव की भी बात आ रही है जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर अजीत ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ज़रूरी है कि हम सचेत रहें, आँख कान नाक खोल कर रखें। आसपास अगर ऐसे केसेज हो तो उसे तुरंत उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, तुरंत उस पर ध्यान दें, और तभी इसी तरह से हम कम्युनिटी लेवल पर स्प्रेड करने से रोक सकते हैं और कोरोना के तीसरे लहर से खुद को और बाकी लोगों को बचा भी सकते हैं। मुझे लगता है कि और कोई सवाल नहीं है। डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर अजीत सहित उन तमाम डॉक्टरों को जिन्होंने इस पूरे कोविड के दौरान या उससे पहले भी और उसके बाद भी जो मानव जाति के लिए, सभ्यता के लिए हमेशा अपना योगदान देते रहते हैं, उन लोगों के लिए हम लगभग 100 सालों से 1930 के आसपास डॉक्टर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस दिन लोग डॉक्टर्स को कार्ड्स भेजते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं। ज़माना बदल गया है तो अब कार्ड्स तो नहीं, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू उनके पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं उन लोगों के जिनकी ज़िंदगियाँ इन लोगों की वजह से बच सकी हैं। वो सभी लोग और हम सभी भी डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको याद करने के लिए जो काम, जो योगदान इन्होंने समाज के प्रति दिया है। आपको फिर से डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई डॉक्टर अजीत। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह से एक साथ मिलकर कोरोना से उबर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।